सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हमेशा धैर्य रखते और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन में। आज मिलेंगे हम अलका से और जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने कैसे मेहनत की, किस तरह से प्रिपरेशन किया कि उनका सीएसआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 17 आया। तो चलिए मिलते हैं अलका से और जानते हैं उनके सफलता का राज। तो अलका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अलका। और हम सब बहुत खुश है अलका कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि सीएसआईआर में ऑल इंडिया रैंक 17 नेट में। तो हमारे पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको ये इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए, इतने बड़े सक्सेस के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो बहुत खुश है कि सीएसआईआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 17। तो अलका, ये ऑल इंडिया रैंक 17 का क्या राज क्या है? ऐसे क्या पढ़ाई कैसे की थी कि जिससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया? हाँ, सबसे पहले तो थैंक्स टू आईएफएस सर। आईएफएस के डीप नोट एंड डीप कंसेप्ट की वजह से मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है। और जैसे अलका, मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ कि अलका नैनवाल ये देहरादून से। अलका ने अपनी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद उन्होंने सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो अलका, जैसे आपकी एमएससी हुई 2021 में, तो उसके बाद की आपकी जो जर्नी थी, बस थोड़ा सा वो बताइए। यस सर। सर जर्नी ऐसे थी कि मेरे को नेट के बारे में पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी नेट क्वालिफाई कर पाऊँगी। बट जब मैं डिसर्टेशन कर रही थी एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने ये नेट का सिलेबस चेक किया और देखा कि हाँ, कुछ टॉपिक तो मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च किया और उसके बाद मुझे सर्च करने पे डीजे सर की क्लासेस मिली सेल बायोलॉजी की। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो देखा कि वो काफ़ी डीप और डीप कांसेप्ट उन्होंने उसमें बताए जो कि मेरे को पहले से पता नहीं थे। तो इसलिए मैंने इसका सोचा कि आईएफएस का तो मुझे सब्सक्रिप्शन था और तब से मैंने डिटरमाइन हो गई थी अपने एम के लिए कि मुझे जेआरएफ ही चाहिए। वाओ! और जैसे बायोटेक्नोलॉजी एमएससी करने के बाद आपने कुछ टाइम के लिए कुछ आपने ये भी किया था, जॉब भी किया था, तो उसके बारे में भी बताइए। सर एक्चुअली इन कोविड आई लॉस्ट माय फादर, तो ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैव टू डू जॉब। तो मैंने देहरादून में ही किसी लैबोरेटरी में जॉब करी और उसके बाद उसी दौरान मैंने सब्सक्रिप्शन लिया आईएफएस का और जॉब के साथ-साथ ही पढ़ाई करती थी, जैसे टाइम मिलता था। और जैसे आपने जब स्टार्ट किया, तो आपने रिवीजन या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखी थी? आप किस तरह से मतलब पढ़ाई करते? सर जो मेरे इससे पहले के अटेम्प्ट्स रहे थे, मेरा 2 टिप्स ही मैंने फ़ॉलो करी थी, जो थी कि डीप स्टडी करना और रिवाइज़ करना। तो मैंने डीप स्टडी भी करी थी और मल्टीपल टाइम रिवाइज़ भी किया था। बट उसके बावजूद भी मेरे 92 परसेंटाइल आए। तो क्योंकि मैं जो मेन जो नेट के जो टिप्स होते हैं जिससे हमें काम करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करना, वो मैं नहीं कर पाई थी उन अटेम्प्ट्स में, उनको तो क्वालीफाई नहीं कर पाई सर। तो इस टाइम पे मैंने ये स्ट्रैटेजीज़ चेंज कर ली अपनी, तो शायद इस वज़ह से मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। और अलका, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए और उन एग्जाम्स में भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो उन एग्जाम्स में मतलब आपका रिजल्ट क्या रहा और आपने उससे क्या क्या सीखा? यस सर। सर उस टाइम पे पहले तो मेरे 88 परसेंटाइल आए, फिर 92 परसेंटाइल आए, बट सेलेक्ट तो हुआ नहीं, फिर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी और स्ट्रैटेजी करके मैंने 4 टिप्स फ़ॉलो करी सर।
डीप स्टडी, फिर कंटिन्यूअस रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, उसके बाद पीवाईक्यूज़ करना, मॉक टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी मिस्टेक्स मुझे अपने पीवाईक्यू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलती थी, उनको मैं इम्प्रूव करती थी हर नए सेशन में। और अलका, जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया, इस बार आपने क्या किया था? किस तरह से प्रिपरेशन किया था कि आपका ऑल इंडिया रैंक 17 आया? तो इस बार के रिवीजन का क्या ऐसा गहरा राज है? क्या स्ट्रैटेजी का ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, जिससे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? किया शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था पहले ही और पीवाईक्यू मिस्टेक्स होती थी, उनको मैं लिख लेती थी अगर कोई मेरे नोट्स में ऐड नहीं है और फिर मल्टीपल टाइम फिर उनको रिवाइज़ करती थी सर। तो शॉर्ट नोट्स सारे टॉपिक्स के बनाए थे आपने? यस सर, सारी मतलब ऑलमोस्ट सब यूनिट्स के मैंने प्रिपेयर किए थे। वाओ! और इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिपरेशन में। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी आप? सर एक तो आईएफएस की जो केसी सर की बुक है उससे मैंने प्रैक्टिस किया था जिसमें 22 इयर्स के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन्स थे और बाकी टेस्ट सीरीज़ जो आईएफएस की रहती है उससे। और अलका, एक क्वेश्चन की जो पिछली बार की जो गलतियाँ थी, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, वो भी एक गलती थी क्या? सर वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और मैंने उसी पे काम किया। मैंने देखा कि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी और इतना ज़्यादा पढ़ती थी उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने क्वेश्चन को अपने रूटीन में ऐड करके प्रिपेयर किया तो फिर सिलेक्शन हो यस, गया। तो देखिए आप सब लोग भी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी होती है। और जैसे अलका, इस बार का जब आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको एग्ज़ाम कैसे लगा? सिंपल या हार्ड? मुझे ईज़ी लगा इस बार क्वेश्चन और सर जैसे मेरा बी पार्ट बहुत वीक था, तो बी पार्ट मेरे से काफ़ी अच्छा हो गया इस बार। और अलका, जैसे आप बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रही है, बहुत एग्ज़ाम भी आपने दी। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप 80 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, फिर से 96 परसेंटाइल, ये जो होता है कि बार-बार एग्ज़ाम देके फेल्योर आना, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, डिमोटिवेशन आता है। तो क्या आपको भी आया था? सर हाँ, सबकी तरह मुझे भी ऐसा हुआ था कि अब मुझे शायद छोड़ देना चाहिए बट मतलब मन भी नहीं करता था कि मैं इसको छोड़ पाऊँगी कभी। फिर मेरे जो बताया था कि दैट तुम्हें ये प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और अब वो मेरे हस्बैंड हैं और अभी भी मतलब काफ़ी मोटिवेट। यस। और जब हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई मन की तरह, मतलब हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होती है, टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, कभी-कभी क्वेश्चन नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है। तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मोटिव एक तो पहले डिमोटिवेशन इस वज़ह से आता था कि लोग फिर बार-बार बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो इस वज़ह से भी मोटिवेशन आता था कि मैं मतलब एक वैसी जॉब कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए वो अभी नहीं है। एक्चुअली सर मेरा जो एम है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है और मैं इसके लिए टीचिंग के लिए ही जाना चाहती हूँ आगे। मुझे लगता था कि मुझे तो नेट चाहिए ही चाहिए, तो इस वज़ह से फिर वो की वज़ह से मैं ज़्यादा पढ़ती थी कि इनको तो करके ही दिखाना है। करेक्ट। और ये दूसरा, जैसे अलका, आपने जब प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करते हुए इतने सारे यूनिट्स है सीएसआर के, तो आपने सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए थे क्या? सर इनिशियली मैंने सारे नहीं किए थे 8 यूनिट करी थी, बट इस मैंने 12 यूनिट कंप्लीट। और जैसे हल्का हम ये देखते हैं कि जब भी आप बार-बार, मतलब कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो, तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो याद रखने पड़ते हैं। तो क्या ऐसे भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किए थे? सर मैंने किए थे और सर मेरा एक स्ट्रैटेजी एक रूल था लाइक जो ऐसे क्वेश्चन जैसे एंजाइम का नाम और उसका वर्क और बहुत सारे होते थे केमिस्ट्री में, तो वो एक दिन में याद तो नहीं हो सकते थे, फिर मैं उनको डेली मेरा 15 मिनट का ये रूटीन रहता था कि मैं उन चीज़ों को डेली 15 मिनट्स देखूँ जो पॉइंटर्स होते हैं और वैसे याद नहीं हो पाता है, तो मैं उनको डेली देखती थी, तो वो मेरी हैबिट में आ गए। ये फिर बात याद मुझे
बहुत अच्छी लगी अलका की। आप डेली कुछ टाइम जब भी आपका बोरिंग टाइम हो या जब आपको कुछ करने का मन ना हो तो उसको लिख-लिख के प्रिपेयर करो या उसको याद रखो ताकि वो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक तो हो जाए। जैसे एंटीबायोटिक्स रोल है, जीन्स के नाम है, म्यूटेशन या डाइवर्सिटी के स्पेसीज के नाम है, ऑर्गेनिज्म। और जैसे अलका अब हम क्या करते हैं, अब रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके क्विक आंसर देने। जैसे अलका, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर बायोकेमिस्ट्री। वाओ, बायोकेमिस्ट्री से तो सारे बच्चे डरते हैं अलका, और आपको फेवरेट है। लगा। यस। और उसके साथ अलका, आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता जेनेटिक्स। है? जेनेटिक्स का। और जैसे कि सीएसआर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, आप सबसे पहले कौन से पार्ट से स्टार्ट करते पे? बी पार्ट्स। बी पार्ट से। वाओ। और जैसे सीएसआर में लाइफ साइंस में पार्ट बी पार्ट सी तो है, लेकिन एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एप्टीट्यूड का भी आपने प्रिपरेशन किया था क्या? सर इनिशियली जो राउंड्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें मैंने एप्टीट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया था, बट इस बार मैंने एप्टीट्यूड। यस। और जैसे अलका, हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से भी डरते हैं, तो क्या आपको भी वो डर लगता है क्या? सर पहले मुझे इतना डर था कि मैंने एप्टीट्यूड मतलब सोचा भी नहीं था मैं इसको करूँगी, कोई भी टॉपिक उसका नहीं करके जाती थी। पर इस बार मैंने 8 टॉपिक्स कंप्लीट करे थे दिनेश सर के इमोशन बैच से, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली सर। वाओ, तो उसका बेनिफिट मिला फिर इमोशन बैच का? सर मैं 8 क्वेश्चन करके आई थी। वाओ। और जैसे अलका, हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, और नेगेटिव मार्किंग से तो सबको डर लगता है, क्या आपको भी डर लगता है क्या नेगेटिव मार्किंग से? अ, सर हाँ, मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन गलत किए थे जिनकी वज़ह से मेरा DNF रह गया। ऐसा हो गया था सर। यस, तो वो तो होता ही है। और अलका, जैसे आप देखते हो कि एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पार्ट सी में, पार्ट बी में, कि आप कौन से सिलेक्शन कर। तो आपने ऐसा सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 17 है आपका, तो आपने ऐसे क्या सिलेक्शन किए थे क्वेश्चंस की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस का क्या राज है? किस तरह से आपने किया थे सिलेक्शन ऑफ? सर बी पार्ट में तो क्वेश्चन छोटी छोटे रहते हैं तो फटाफट से देख पढ़े जाते हैं। हाँ। बट सी पार्ट में कुछ लाइन्स पढ़ती थी और अगर मुझे लगता था ये मुझे आता है तो मैं उसको मार्क कर देती थी और अगर लगता था नहीं तो मैं स्किप कर देती थी ताकि टाइम बच जाए और फटाफट से मैं सारे क्वेश्चन फिर देख लूँ। और अलका, बहुत बार हम देखते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया जिसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्या डिस्ट्रैक्शन होता था स्टडी के टाइम पे? सर मैं इंस्टाग्राम और ये सब तो उस टाइम पे यूज़ नहीं करती थी। मैंने इसको डीएक्टिवेट ही करके रखा हुआ था। पर व्हाट्सएप क्योंकि जॉब करती थी तो ग्रुप्स होते थे तो उसकी। यस। तो और जैसे बहुत बार हल्का हम देखते हैं कि जब भी आप पेपर देते हो तो पेपर के टाइम के पेपर से पहले बहुत स्ट्रेस आता है, डर लगता है एकदम से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या आपको भी डर लगा था इस बार पेपर देते समय? सर पेपर देते समय तो मतलब क्वेश्चंस देखे तो मुझे लग रहा था कि मुझे आते हैं तो उतना डर नहीं लग रहा था। बट जो एग्ज़ाम से पहले का प्रेशर होता है वो थोड़ा-सा मैंने फ़ील किया। बट फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद फिर ठीक हो गया था सर। यस। और अलका, इतना अच्छा रिजल्ट आया तो अब घर पे सब खुश? यस सर, सब बहुत खुश हैं। अलका, अब फ्यूचर में अब क्या करना है? सर मेरे को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए प्रिपेयर करना है सर। वाओ। तो अलका, हमारे पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको आपके गोल्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सो एंड मच अभी सर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो अगले एग्जाम की भी प्रिपरेशन, तो उनके लिए ऐसे क्या टिप्स होने चाहिए, उन्होंने क्या ऐसा ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है? सर मेरे तो 4 टिप्स ही हैं। एक तो डीप स्टडी, शॉर्ट नोट और कांसेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ। और जो उसमें मिस्टेक्स है उसको इम्प्रूव करना, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी।
वाओ! तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अलका की। देखिए ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत एक्सपीरियंस, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए, इतने सारे आगे मतलब कभी-कभी फेल्योर्स पे आए हैं, तो उससे एक तो सीखने को मिला कि आपको डीप स्टडी चाहिए विथ शॉर्ट नोट, कांसेप्ट क्लैरिटी चाहिए और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। और अलका ने लास्ट वाला जो बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज मिस्टेक से सीखना, करेक्शन, क्या आपने क्या मिस्टेक, आपने क्या एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस। तो अलका, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 17, हम सब बहुत खुश है। और आपको हमारे IFS एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपने इतना अच्छे से हमें गाइड किया, इतने अच्छे अच्छे आपके रिवीजन स्ट्रेटजीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या क्या सीखा वो बताया, हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताना, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो थैंक यू अलका, थैंक यू, सो मच सर। थैंक यू ऑल।